तो कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो आखिरकार आ चुका है। मैं बहुत दिनों से मेरा विश था कि भाई मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बार बार किसी और वीडियो को लेकर यू नो एंगेज्ड हो जाता हूँ, तो वही मैं बना नहीं पाता। तो आज बनाने का मौका मुझे मिला है, तो मैं आज केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स जिसमें आपको मेटल का नाम पूछा जाता है, उनका किसी भी मेटल का, नॉन मेटल, कंपाउंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा आपको पूछा जाता है, आपको बताना पड़ता है। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ए रेडिश ब्राउन metal a reddish brown metal X is added to of solution of metal nitrate Y. The metal present in Y is used for making jewelry and turns black in air. The compound Z formed on chemical reaction is blue in color, and metal present in Y is formed. Identify X, Y, Z and write the chemical reactions involved. तो ये एक पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है, आपको ये वाला चार्ट देखना है। ये वाला चार्ट जो है ये बहुत यूज़फुल चार्ट है। यहाँ पर सारे के सारे चीज़ों की फॉर्मूले साथ साथ उनका कलर लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडिश ब्राउन मेटल है जिसका नाम है एक्स। हमें नहीं पता कौन सा मेटल है, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनका यूज़ करके हमें बताना है हाँ भाई ये मेटल है। ओके, इज़ एडेड टू सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट वाई। तो इस मेटल को दूसरे एक मेटल नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड किया गया, और जो मेटल इस वाई वाले कंपाउंड में है, ठीक है, मतलब मेटल नाइट्रेट में ये जो मेटल है, यह मेटल ज्वेलरी यूज़ करने में, बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, और ये एयर के कांटेक्ट में आकर ब्लैक हो जाता है। ओके, और जो कंपाउंड Z बनता है जब हम केमिकल रिएक्शन इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है, जो कंपाउंड बनता है Z ऑन केमिकल रिएक्शन, मतलब जब ये मेटल नाइट्रेट और ये मेटल नाइट्रेट और ये X जब क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है Z, ठीक है, उसका कलर ब्लू होता है, और जो मेटल प्रेजेंट होता है Y में, ये जो मेटल है, ये वाला जो मेटल है ये फॉर्म होता है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। भाई बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको करना है इसको। ठीक है, तो बोला है कि एक्स करके एक मेटल है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। एक्स करके एक मेटल है, तो इसका आंसर होगा कुछ ऐसा, देखो लिखने का नमूना कुछ ऐसा है। सब एक्स एक मेटल है, ठीक है, इसके साथ बोला कि इसको वाई नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, एक और मेटल नाइट्रेट में जिसका नाम है वाई, उसमें ऐड किया गया है। तो प्लस
वाई में ऐड किया गया है। अब ये वाई क्या है, वाई को हम ऐसे लिखेंगे, देखो मेटल नाइट्रेट को MnO3 लिख सकते हैं, ठीक है। M मतलब मेटल और NO3 मतलब नाइट्रेट, और ये हमारा जो कंपाउंड है इसको हम वाई नाम दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जब रिएक्शन होता है ये ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, कुछ रिएक्शन फॉर्म होगा, कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें नहीं पता कैसा रिएक्शन होगा। अब और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, द मेटल प्रेजेंट इन वाई, इस कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड में जो ये मेटल है ये यूज़ कब होता है, जब हम ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब ज्वेलरी बनाने में ये यूज़ होता है। और ये एयर के प्रेजेंट में क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिला हमें। द कंपाउंड Z फॉर्म्ड ऑन केमिकल रिएक्शन इज़ ब्लू इन कलर। अब बोला गया है कि भाई जब ये जो मेटल X है ये जब मेटल नाइट्रेट के साथ जो कि Y है इसके साथ, अच्छा मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको, पागल हट, इसमें होगा, ठीक है। इसमें एक Z करके एक चीज़ फॉर्म होगा और ये जो मेटल है ये फॉर्म होगा, ये वाला M, ओके। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया ऐसा। तो ये अपना केमिकल इक्वेशन मैंने बना लिया है। तो बोला है कि भाई ये X है, ये मेटल है, मेटल को एक मेटल नाइट दूसरे किसी मेटल नाइट्रेट में ऐड किया गया है जिसको Y मान लेते हैं। रिएक्शन होने के बाद एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है Z, और जो मेटल इस नाइट्रेट में, इस Y में प्रेजेंट है, Y में कौन सा वाला मेटल प्रेजेंट है, ये और M, ये फॉर्म होता है यहाँ पर, ऐसा कुछ बोला गया है, ओके। अब कैसे पता चले कि कैसा है, क्या है ये, तो मुझे बताओ रेडिश ब्राउन मेटल कौन है, रेडिश ब्राउन मेटल है कॉपर। तो X क्या होगा अपना कॉपर। जब कॉपर को तुम एक मेटल नाइट्रेट में ऐड करते हो तो तुमको एक कंपाउंड मिलता है Z, और वो मेटल तुमको वहाँ पर मिलता है। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, द मेटल प्रेजेंट इन Y, इस Y में, इस कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट है उसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, और वो एयर के कंटेक्ट में ब्लैक हो जाता है। ज़रा सोचो कौन सा मेटल है ये जो ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है और एयर के कंटेक्ट में आकर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और उसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो एयर के कंटेक्ट में आकर ब्लैक कोटिंग फॉर्म करता है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेटल है M, ये कौन है अपना, ये Ag है। तो यहाँ पर जो मेटल होगा वो Ag होगा, ये X होगा कॉपर। तो कॉपर प्लस क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर नाइट्रेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, होने के बाद क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर होगा कॉपर नाइट्रेट। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको हमने Z माना है वो कौन है, कॉपर नाइट्रेट, और जो M है वो कौन है, M तो हमारा सिल्वर ही है ना। तो ये होगा इसका आंसर, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये है अपना X, ये है अपना Y, और ये है अपना Z, ठीक है। कैसे पता चला, इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमें समझ में आया कि भाई हाँ X ये है, Y ये है और Z ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत होगा मुझे पता है, इसके बाद से आपका थोड़ा हैबिचुएटेड आप हो जाओगे, है ना। तो आपको अभी लिखना है कि X जो है वो एक्चुअली हमारा कॉपर है। कॉपर लिखने के बाद आपको इसका सिंबल भी लिख देना है। फिर Y है अपना सिल्वर नाइट्रेट, इसके बाद आपको इसका फॉर्मूला भी लिख देना है AgNO3, और Z है अपना कॉपर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला भी आपको लिख देना है CuNO3, ओके, ऐसे लिखना है। तो ये था आपका आंसर, ओके। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, देखना आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ए मेटल नाइट्रेट A on heating gives yellowish brown color metal
oxide along with brown gas B and a colorless gas C. Aqueous solution of A on reaction with potassium iodide Ki forms a yellow precipitate of compound D. Identify X, Y, Z. Oh, sorry. A, B, C, D and the types of write the types of reactions involved. Also एक एग्जाम और एक इंफॉर्मेशन गिवन है, मेटल प्रेजेंट in A is used in alloy which is used for soldering purposes. सोल्डरिंग मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो क्या कर सकते हैं. सोल्डरिंग आपने देखा होगा शायद, जब देखा आपने एक आपके घर के आसपास अगर ऐसा होता है तो, या फिर आपके घर में कोई करता है सोल्डरिंग, देखा होगा कि आपने कि एक ऐसे करके एक मशीन होता है ऐसा मोटा करके बीच में से, फिर यहाँ से पतला सा सिरिंज होता है, सिरिंज टाइप, और ये एक तार से कनेक्ट होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि एक आपके मोबाइल फ़ोन में जब कीपैड मोबाइल्स थे या फिर कुछ भी थे, तब आपने देखा होगा कि जो सर्किट होता है वो ग्रीन कलर का सर्किट होता है ना. जो सर्किट होता है वो ग्रीन कलर का सर्किट होता है ऐसा, और उसमें कुछ लोहे जैसा ग्रेश कलर का कुछ होता है ऐसे यहाँ पर. ठीक है, और जब ये कुछ ख़राब हो जाता है तब इस मशीन का यूज़ करके एक ऐसा करके एक चीज़ है सिलेंड्रिकल टाइप का, और इसमें एक वायर होता है, कॉपर का वायर. ठीक है, लेड का वायर होता है, एक्चुअली वो लेड का वायर होता है ऐसा करके, लेड का वायर. उस लेड के वायर को यहाँ पर टच करके इस सोल्डरिंग मशीन का जो हेड होता है उसको टच करके वो जो हमारा वायर होता है लेड का वो पिघल जाता है. पिघल के वो जहाँ पर डैमेज पार्ट हुआ है वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, मतलब मेल्ट होकर वहाँ पर जम जाता है और वो सूख जाता है, तो हमारा फिर से वो सर्किट काम करना स्टार्ट कर देता है ना. इसी को ही हम सोल्डरिंग कहते हैं. ओके, अच्छा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो समझो कौन सा है. और हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए आपको बुक में जितने भी इक्वेशंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, सबको आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, क्योंकि उनसे भी आपको हेल्प मिलता है. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको उनसे हेल्प मिलेगा. देखो, बोला एक मेटल नाइट्रेट है जिसका नाम ए है. जब इसको तुम हीट दोगे तब ये एक येलोइश ब्राउन कलर का मेटल तुम्हें देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, साथ ही साथ एक ब्राउन गैस देगा और साथ ही साथ एक कलरलेस गैस देगा. ठीक है, तो जब तुमने ए को हीट किया तो हीट देना मतलब क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये. तो तुमको मिला क्या, तुमको बी कलर का एक येलोइश नहीं रुको एक ब्राउन कलर का, अच्छा, एक ऑक्साइड मिला यहाँ पर, प्लस बी कलर का ब्राउन गैस और सी कलर का कलरलेस गैस है ना. और ये जो ऑक्साइड है ये येलोइश ब्राउन कलर का है, येलोइश ब्राउन. ओके, और क्या बोला कि जब तुम इस मेटल नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हो तो एक येलो पीपीटी फॉर्म होता है, एक कंपाउंड डी का, मतलब एक कंपाउंड डी का येलो पीपीटी फॉर्म होता है, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है. तो तुम
गेस कर सकते हो कौन सा है ये। आई होप तुम्हें गेस कर भी लिया होगा। दिस इज़ नथिंग बट लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को तुम हीट करोगे, ठीक है, लेड नाइट्रेट यहाँ पर अपना ए है, तुम जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तुमको मिलता है लेड आयोडाइड। तो एक लेड ऑक्साइड होता है जो येलोइश ब्राउन कलर का फॉर्म होता है। फिर तुम्हें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जो ब्राउन गैस होता है। याद रखो ये ब्राउन गैस होता है। ये बी है जिसका कलर ब्राउन होता है, ये ब्राउन गैस है। और एक कलरलेस गैस जो कि होता है ऑक्सीजन, ये अपना सी है, कलरलेस। ओके, कलरलेस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ये तो पहला ही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बोला कि भाई इस लेड नाइट्रेट को जब इसका एक्वस सोल्यूशन जब तुम पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हो तो आई गेस तुमको वो रिएक्शन याद ही होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट एक्वस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस। तब रिएक्शन होने के बाद लेड आयोडाइड फॉर्म होता है जो कि एक्वस ही होता है, प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस। और ये एक्चुअली ये एक्वस नहीं, सॉरी ये प्रेसिपिटेट है। सॉरी गलत हो गया। ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये है अपना ए, ये है अपना कंपाउंड डी। ओके, बस इतना ही तो है। हाँ, और जो लेड होता है उसको यूज़ किया जाता है फॉर शोल्डरिंग पर्पस। ओके, तो यहाँ पर ए है, रुको, यहाँ पर ए है लेड नाइट्रेट, नाम भी लिख देना, ठीक है। पहले नाम फिर फॉर्मूला, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। फिर बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन गैस, डी है लेड आयोडाइड। ओके, यह है इसका आंसर। और हाँ, यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखने के लिए बोला था। तो यह बात आपको पता ही है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऊपर वाला। थर्मल डिकम्पोजिशन। और नीचे वाला तो आप लिख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो। ओके, दोनों को ही लिख सकते हो और देकर। ओके, तो ऊपर वाला है भाई थर्मल डिकम्पोजिशन, नीचे वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं आराम से, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। A metal X reacts with oxygen to form a metal oxide Y. Metal oxide Y, which is used for drying NH3 ammonia gas. Okay, ammonia which dissolves in water, producing
Z with hissing sound which is used for whitewashing and the clear solution of Z reacts with carbon dioxide to form white PPT. Identify X, Y, Z and write the reactions. क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कौन सा रिएक्शन कैसा है, क्या कहा, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो और याद करो भाई कि कौन सा हो सकता है यहाँ पर, है ना। एक मेटल है X जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो सपोज़ एक मेटल है X, ठीक है, तो मेटल का नाम M दे देते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है M2O, ओके, मेटल ऑक्साइड। तो अपना X जो है ये X है और ये है अपना Y, और ये जो Y है इसको NH3 को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। Y डिज़ोल्व्स इन वाटर प्रोड्यूसिंग Z। ये जो Y है M2O, वेट M2O ये पानी में डिज़ोल्व होने के बाद एक नया सा चीज़ बनाता है, प्रोड्यूस करता है Z with hissing sound which is used for white washing। तो जब ये Z मतलब प्रोड्यूस होता है तब एक साउंड निकलता है, हिसिंग साउंड, श करके एक साउंड होता है, ठीक है। अब ये जो Z है इसको वाइट वाशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वाइट वाशिंग मतलब घरों में आपने देखा होगा घरों के वॉल्स को वाइट वे पेंट किया जाता है, ठीक है, उसको वाइट वॉश कहते हैं। इसके बाद द क्लियर सोल्यूशन ऑफ Z। द क्लियर सोल्यूशन ऑफ Z मतलब क्या, एक्वा सोल्यूशन। क्लियर सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन एक ही बात है, ओके। तो Z का क्लियर सोल्यूशन या फिर Z का एक्वा सोल्यूशन CO2 के साथ ऐड होकर एक नया एक वाइट PPT फॉर्म करता है, ओके। तो एक सब्सटेंस फॉर्म करता होगा वाइट PPT। हमें आइडेंटिफाई करना है XYZ। तो ये अपना Y है, ये Z है, अच्छा। तो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा कौन सा चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ये तो भाई मुझे मिल गया, एक तो मिल गया। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है एज ए प्रेसिपिटेट वाइट कलर का, जो लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कर देता है। अच्छा बन गया इक्वेशन बन गया। अरे आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं। तो जो मेटल X है वो और कोई नहीं बल्कि कैल्शियम है। तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ओके। और कैल्शियम है X, कैल्शियम ऑक्साइड है Y। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हें पता ही है क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये फॉर्म होता है तो हिसिंग साउंड आता है, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक होता है, इससे हीट निकलता है, इसलिए हिसिंग साउंड होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये Y है और ये Z है। और Z को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से ऐड किया जाता है, CO2 के साथ एक्ट करके रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जो वाइट PPT होता है। और यही रीज़न है जो मिल्की वाटर होता है, सॉरी जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ओके। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन तो लिख लिया, अभी इनका नाम भी लिख लेते हैं।
कैल्शियम, एक्स है कैल्शियम Ca, वाई है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, Z है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बुक में जितने भी एनसीईआरटी के बुक में जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ अपने दिमाग में कैप्चर कर लो, मेरे को तो वही से आता है। ये जो चीज़ है ना, ये वाइट वॉशिंग का जो चीज़ लिखा है ना, एक एनसीईआरटी बुक में एक बक्से में लिखा है, एक ऊपर में एक बक्सा येलो कलर का, उसमें लिखा है कि वाइट वॉशिंग में इट इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ भाई मुझे ये सॉल्व करना, मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस चीज़ को, है ना। ए सब्सटेंस X is pale green in color. It changes to reddish brown if kept in air for long time. X decomposes to brown color metal oxide Y. Brown color metal oxide Y along with two oxides of yellow color non-metal फिर identify X and Y and write the reactions involved. ठीक है, ज़रा सोचो 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 क्या वो चीज़ है। ओके, सोचो। एक रेडिश ब्राउन एक सब्सटेंस है जो X है और उसका कलर पेल ग्रीन है। ये रेडिश ब्राउन हो जाता है अगर इसको हम एयर में बहुत टाइम के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये जो X है ये डिकम्पोज होकर एक ब्राउन कलर मेटल ऑक्साइड देता है Y का, जिसका नाम Y दिया गया है, और इसके साथ दो ऑक्साइड्स और होते हैं येलो कलर के नॉन मेटल के। आइडेंटिफाई X एंड Y विद रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो एक सब्सटेंस है जिसका कलर पेल ग्रीन है, ये डिकम्पोज होकर क्या देता है, एक मेटल ऑक्साइड देता है वाइट ब्राउन कलर का, और एक दो नॉन मेटल ऑक्साइड देते हैं ना। नॉन मेटल मतलब NMO प्लस NMO, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ येलो कलर। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये तुमको पता कैसे चलेगा? ये तुमको ऐसे पता चलेगा बिकॉज इसका कलर पेल ग्रीन है। मुझे बताओ पेल ग्रीन कलर का ऐसा कौन सा भाई सॉल्यूशन है? तो ये है आयरन सल्फेट। तो पेल ग्रीन है आयरन सल्फेट, मतलब X क्या होगा? आयरन सल्फेट होगा, ऑब्वियसली बात है। और Y क्या है बोला? Y बोला कि रेडिश ब्राउन। अब ब्राउन कलर का एक ऑक्साइड होता है तुम्हारा आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश येलो का होता है। ओके, और बोला कि अलोंग टू ऑक्साइड ऑफ येलो कलर नॉन मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों येलो कलर के नॉन मेटल होते हैं। कैसे? बिकॉज सल्फर जो है वो नॉन मेटल होता है और उसका कलर येलो होता है। ओके, ब्राइट येलो यू कैन से। इसका कलर ब्राउनिश येलो, ब्राउन कलर का बोला, और इन दोनों का कलर बोला येलो का। ओके, तो बस
अगर आपको पता है ये तो भाई ये यहाँ अपना फेरस सल्फेट है। तो जब फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है, और एक ऐसा डिकम्पोजिशन होता है, बताओ बताओ बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तब ये टूटकर हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये हमारा X है, ये हमारा Y है, और ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। तो ये होता है पेल ग्रीन, ये होता है ब्राउनिश येलो, और ये दोनों होते हैं येलो कलर के गैसेस। ओके, और एक जो रिएक्शन होता है वो और एक है, देखो यहाँ पर, इट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन इफ़ केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब तुम फेरस सल्फेट को बहुत टाइम के लिए ऑक्सीजन में रख दोगे तब एक चीज़ फॉर्म होता है, देखो, फेरस सल्फेट केप्ट इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, करने के बाद बन जाता है फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब तुम फेरस सल्फेट को बहुत टाइम के लिए रख दोगे ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक्सपोज रख दोगे एयर में, तो वो एयर में रहने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुमको फेरिक सल्फेट बना देता है, और उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये अपना X है। ओके, तो X और Y कौन कौन से हैं? X है अपना आयरन सल्फेट, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट जो कि है FeSO4, और Y है आयरन ऑक्साइड, अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। बस इतना ही तो है यहाँ पर, है ना। और जो सल्फ़र होता है वो ब्राइट येलो कलर का एक नॉन मेटल होता है। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात याद आ गया है मुझे अचानक से। वो बात ये है कि आपकी किताब में कुछ रिएक्शंस गिवन है, वहाँ पर एक रिएक्शन है कि जब आयरन ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड जब तुम्हारे किताब में लिखा है, देखा मैंने, फेरिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ओके, तब बनता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। अब ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड एक्चुअली कैसा चीज़ है? ये दिखने में ऐसा क्यों, इतना ख़राब क्यों दिखता है ये? मतलब इतना इसका जो दिखने का तरीका है, मतलब यू कैन से द केमिकल फार्मूला देख के तुम देख सकते हो, मतलब क्या बोलूँ इसको, ऐसा लगता है कि भाई कुछ मिसमैच है इसमें, कुछ वाइब मिल नहीं रहा हमारा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये इसलिए होता है बिकॉज ये होता है नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक। ठीक है, इसको कहा जाता है नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक चीज़ें। अब ये सॉरी इसमें FeO3 नहीं होगा, Fe प्लस H2, Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस। ओके, ऐसा है आपकी किताब में, ऐसा गिवन है। तो ऐसा क्यों? अब ये चीज़ क्या है? ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। या ये ना फेरस है ना फेरिक है, ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है जिसको हम कहते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। और ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड जो है, ये जो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है ये नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक होता है। एंड वाई इट इज़ सो, थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा।
इसका रीज़न ये है क्योंकि ये मैग्नीटाइट होता है, मतलब ये तुमको मिलेगा रॉ मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। इसका जो फॉर्म होता है ये मैग्नीटाइट फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फॉर्म में होता है ये, ओके। ये एक इसको कहा जाता है मैग्नीटाइट, कहा गया हाँ, ये लो, ये मैग्नीटाइट फॉर्म में रहता है, मैग्नीटाइट, ओके। ये मैग्नीटाइट फॉर्म में रहता है, ठीक है। ज़मीन के नीचे में पाया जाता है कभी कभी, ओके। तो इसको रिएक्शन करके भी बनाया जा सकता है और कुछ कुछ ये रॉ भी मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। और ये मैग्नीटाइट होता है, इसका जो ये क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक, ओके, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। और इसको हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज ये हाई स्टैंडर्ड की बातें हैं, अभी बोल के फ़ायदा भी नहीं होगा, फ़ायदा कुछ होगा नहीं मुझे। इसे कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड, ओके। तो ये बनता कैसे है, ये बनता ऐसे है कुछ, देखो भाई बनता कैसे है ये, रुको रुको रुको, ये लेता हूँ, नहीं ये लेता हूँ, ओके। तो देखो कैसे बनता है ये, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ओके। तो देखो ये ऐसा बनता है ये, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो फेरिक ऑक्साइड, ओ सॉरी फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इनका मिश्रण होता है ये, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण, ओके। तो यहाँ पर यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पर है +3, ओके। और कुछ बोलूँगा नहीं भाई, और कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही है, ठीक है। तो इसका नाम मैंने बता दिया, ये मैग्नीटाइट होता है, मैग्नेटिक होता है ये, ओके, मैग्नीटाइट कहा जाता है इसको, एकदम नाम दिया गया है इसको अच्छा सा, ओके। इसका नाम है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। इसको कभी कभी मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है कुछ कुछ किताबों में, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड लिख देता हूँ, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा जाता है, इसको लिखा हुआ होता है इसमें देखा, ओके। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ओके। तो ये बस थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जो आपकी किताब में था। तो आपका डाउट भी हो सकता है भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये देखने में भाई कितना मनुष्य लगता है ये F3O4, हम तो भाई F2O3 जानते थे, ये तो F3O4 है, ठीक है ना। तो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड होता है, ओके। अब इसका मतलब जान के फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको बताना है, एक ग्रीन कलर का सॉलिड है, a green colored solid X is formed when reddish brown metal is left in air for long time. It gives CO2 when reacts with dilute sulfuric acid H2SO4 and forms a blue colored solution along with brisk
effervescence, due to colorless, odorless gas Z. X decomposes to form black color oxide. Y. Of a reddish brown metal along with gas Z. Identify X, Y, Z and write the reactions. ये सबसे टफ है इसमें से, इम्पोर्टेंट है। एक ग्रीन कलर का सॉलिड दिस जो फॉर्म होता है कब, जब एक रेडिश ब्राउन मेटल को एयर में रखा जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इट गिव्स CO2 when it gives CO2 when heated, नहीं, when reacts with dilute H2SO4 and forms a blue colored solution along with brisk effervescence due to colorless odorless gas Z and X decomposes to form black color oxide. Okay, तो जब ये ग्रीन कलर सॉलिड को रखा जाता है, ग्रीन कलर सॉलिड को X को फॉर्म व्हेन ओके is left in air for a long time, it gives CO2 when reacts with dilute H2SO4. तो जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तब हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका X को जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब हमें ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फॉर्म्स ए ब्लू कलर सोल्यूशन, नहीं रुको, व्हेन CO2 रिएक्ट्स, व्हेन इट गिव्स CO2 व्हेन अच्छा CO2 देता है, व्हेन डाइल्यूट इन फॉर्म्स ए ब्लू कलर सोल्यूशन, एक और ब्लू कलर सोल्यूशन देता है, ब्लू कलर सोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, नहीं अलॉन्ग विद ब्रिस्क, अच्छा प्लस 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 प्लस, अच्छा प्लस में नहीं और अच्छा इतना देता है वैसे। ओके, एक्स डिकम्पोज टू फॉर्म, अच्छा एक्स डिकम्पोज होता है, ओके नाइस, डिकम्पोज होता है मतलब हीट देना पड़ रहा है, मतलब कुछ हो रहा है। डिकम्पोज टू फॉर्म ब्लैक कलर ऑक्साइड वाई, ब्लैक कलर ऑक्साइड वाई और ऑफ रेडिश ब्राउन मेटल एंड अलॉन्ग विथ गैस जेड, एक्स प्लस जेड, आइडेंटिफाई जेड। ओके, एक्स वाई तो भाई मेटल ऑक्साइड वाई है, एक्स जेड है। अच्छा तो ये वो रिएक्शन है ना, अच्छा समझ आ गया। एक्चुअली ये कॉपर की बात कर रहा है। ओके, कॉपर कार्बोनेट है, एक्स ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। ये कब बनता है, जब कॉपर कार्बोनेट तब बनता है जब कॉपर ऑक्साइड, अच्छा रुको, और एक इम्पोर्टेंट बाकी है यहाँ पर, A green color is formed when reddish brown metal is left in air for a long time. Okay, and it gives okay. तो रेडिश ब्राउन सॉलिड, हाँ ग्रीन कलर सॉलिड, सॉरी वेट, ग्रीन कलर सॉलिड बोला है तो ये बनेगा, हाँ ठीक है। तो जब कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो मिलेगा कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का है। ओके, तो ये तो बोला यहाँ पर
कि ये ग्रीन कलर का सॉलिड एक्स है, वो फॉर्म करेगा जब रेडिश ब्राउन मेटल को पानी में रखा, सॉरी एयर से रिएक्ट करेगा। ग्रीन कलर सॉलिड, ओ सॉरी जी। रेडिश ब्राउन मेटल तो कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन में रखा गया है तो बन गया एक कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब ये कॉपर ऑक्साइड बना है तो भाई बोला है कि भाई रेडिश ब्राउन कॉपर को रखा गया है फॉर लॉन्ग टाइम, इट गिव्स CO2 व्हेन रिएक्ट्स टू डाइल्यूट H2SO4। ओके, CuO और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, फिर बनता है, अच्छा समझाता हूँ। देखो क्या होता है, देखो कॉपर रेडिश ब्राउन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। फिर फर्दर ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें देता है ग्रीनिश कलर का एक सॉलिड कॉपर कार्बोनेट। ओके, इसी की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रीन कलर का ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये हमें देता है। और बोला कि ये एक्स है अपना, ठीक है, दिस इज़ आवर एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जब ये कॉपर कार्बोनेट को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तब हमें ये प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और हमें क्या देगा, ये कॉपर सल्फेट देगा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बोला यहाँ पर देख सकते हो। देखो, इट गिव्स CO2 व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 एंड फॉर्म्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। ब्लू कलर सॉल्यूशन कौन होता है, कॉपर सल्फेट, ऑब्वियसली बात है। along with brisk effervescence due to colorless odorless gas Z। अभी जो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है Z, वो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये अपना Z है यहाँ पर। और क्या देता है, और ये पानी भी देता है, ठीक है, H2O, पानी भी रिलीज होता है। ओके, पानी रिलीज क्यों होता है, बिकॉज आप एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ोगे, एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ोगे, जब मेटल और जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एसिड है, ये एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है। जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये अपना सॉल्ट होगा, ठीक है। ये आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में, मैं ही पढ़ाऊँगा भाई, एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया है चैप्टर को, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना ग्रीन कलर का होता है कॉपर कार्बोनेट, ओके, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। और ये Z हो गया, और X कहाँ है अपना, Y कहाँ है, नो ब्लैक, अच्छा, फिर X डिकम्पोजेस टू फॉर्म ब्लैक कलर ऑक्साइड ऑफ रेडिश ब्राउन मेटल अलॉन्ग विद गैस Z। अच्छा, जब कॉपर कार्बोनेट को बहुत टाइम के लिए रखा जाएगा तब ये डिकम्पोज करेगा, ओके, ये डिकम्पोज करेगा मतलब हीट दिया जाएगा इसमें, हीट देने के बाद ये टूट कर कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और कॉपर ऑक्साइड हमें पता है ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा Z है यहाँ पर, और ब्लैक कलर का ये कॉपर ऑक्साइड हमारा Y है, ओके। इतना ही तो है यहाँ पर, है ना, ये X है, ये X है, हाँ इतना ही है शायद, हाँ इतना ही है। रेडिश ब्राउन मेटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यहाँ पर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। देखो बोला है कि भाई एक सॉलिड कलर, ग्रीन कलर का सॉलिड फॉर्म होता है जब एक रेडिश ब्राउन मेटल मतलब क्या, कॉपर, जब एयर के साथ एयर में रख दिया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। फिर वही कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो एयर में प्रेजेंट है, फिर बनेगा अपना ग्रीन सॉलिड कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है, और साथ ही साथ वाटर भी देता है, बिकॉज मैंने आपको बोला था अभी कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट होता है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ, ठीक है,
ऐसा फॉर्म हुआ। फिर बोला है कि भाई इस कॉपर कार्बोनेट को जब तुम डिकम्पोज करोगे, मतलब हीट दोगे, तो टूट कर तुमको एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड देगा, कॉपर ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, बस इतना ही था। तो X है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, और Y है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा झमेला लग जाता है कभी कभी। ओके, इसलिए प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फिर Z है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, जो कलरलेस ऑडरलेस गैस है, CO2। ओके, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इतना तक। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखनी है चीज़ों इस चैप्टर से। पहला, मुंह से बोल देता हूँ, ठीक है। पहला है कि भाई, अच्छा लिख ही देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। आपको ये सीखना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, नंबर 1, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, सॉरी हीट, हाँ, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। नंबर 2, आयरन सल्फेट इज हीटेड। नंबर 3, solution of lead nitrate is added to solution of potassium iodide. Number 4, iron nail is dropped. Iron nail is, sorry, dropped नहीं, dipped in copper sulfate solution. ठीक है, आपको किताब में मिल जाएगा या फिर आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4। डाइल्यूट, और रुको सॉरी, डाइल्यूट नहीं, फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस is passed into copper sulfate solution. Number 7, excess carbon dioxide is passed through calcium hydroxide, मतलब लाइम वाटर। ये मैंने आपको बता दिया था जब मैंने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया, तब मैंने बता दिया था कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के बाद क्या होता है। ओके, अगर नहीं पता तो आप फिर से जाके देख सकते हो वीडियो को। और एक है भाई, जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, फिर solution of barium chloride is added to sodium sulfate solution. और नंबर 10, copper filings are added to dilute sulfuric acid H2SO4। बस आपको ये सब बातें याद रखनी है। मतलब कब क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तब क्या होता है, जब आयरन सल्फेट को हीट किया जाता है तब क्या होता है। वैसे ये सारी की सारी चीज़ आपको याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। ओके, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये इसके रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, और क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद मतलब आपको समझ के रखना है भाई, हाँ भाई इसके साथ ऐसा हुआ था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और एक बात मुझे याद आ गया कि एक टिप्स एंड ट्रिक है। अब दुनिया का कोई भी मेटल कार्बोनेट, दुनिया का सॉरी मेटल नाइट्रेट, सॉरी दुनिया का कोई सा भी मेटल नाइट्रेट को तुम अगर हीट करते हो, ठीक है, एनी मेटल नाइट्रेट को जब तुम हीट करोगे तब तुमको प्रोडक्ट में उसी मेटल का एक ऑक्साइड मिलेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस हमेशा मिलेगा, हमेशा, नो डाउट। कोई सा भी रिएक्शन तुम चेक कर सकते हो, मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज करने वाला, हीट देने वाला, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन, कोई सा भी रिएक्शन हो, यही होता है हमेशा। मेटल नाइट्रेट हो, सपोज कॉपर नाइट्रेट को तुमने हीट किया तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ओके, ये हमेशा बनेगा, हमेशा। कॉपर नाइट्रेट नहीं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का मैंने वैलेंसी गलत देखा क्या, सॉरी नहीं, ठीक ही तो है, हाँ ठीक है, सॉरी, MgNO3 2, इसमें क्या होगा, MgO और N2, बस बाकी का सेम। ओके, ये हमेशा ऐसा होता है। इसके बाद कुछ और मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देता हूँ, आपको काम आएगी ये सब, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, examples of प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किया जाता है, कॉपर सल्फेट में ऐड किया जाता है, तो तुमको मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड जो ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, और सोडियम सल्फेट, इट इज़ ब्लू प्रेसिपिटेट। एक और एग्जांपल है, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेरस सल्फेट में ऐड किया जाता है तब भी फेरस हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसका कलर बहुत ही भयंकर कलर होता है, क्योंकि वो गोबर का कलर होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर, ठीक है, सैप ग्रीन कलर होता है, गोबर का कलर होता है, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट। ओके, और ऐसे भी रिएक्शंस हैं जहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता। ओके, कुछ एग्जांपल्स है, सपोज नमक का एक्वा सॉल्यूशन जब बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तब हमें मिलता है बेरियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, जो एकदम क्लियर होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं पानी में, इसलिए कोई प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म नहीं होता। ओके, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्योंकि सॉल्यूबल है। प्रेसिपिटेट फॉर्म कब होगा, जब एक इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है। इनसॉल्यूबल होगा तभी तो प्रेसिपिटेट दिखेगा तुमको, सॉल्यूबल होगा तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तुमको प्रेसिपिटेट नहीं दिखेगा। ओके ना। और क्या है, एक और एग्जांपल मुझे याद आ गया, बेरियम नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तब हमें, एक्चुअली ये मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, मुझे याद आया अचानक से। ये लो, ये बनाता है बेरियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ओके, तो ये कुछ अलग अलग डिफरेंट, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको याद करके रख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। वो चार्ट अगर आपको याद हो जाता है तो आपको कोई सा भी मैं अगर
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता हूँ तो बता सकते हो कि भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको चार्ट दे ही देता हूँ, ठीक है। आइए फिर, लास्ट वीडियो है, थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही, लेकिन इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर होगा, आई एम गारंटीड। अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये लो, ये भाई तेरा मत होना, भाई तेरा मत होना, ठीक है। ओके, तो ये है नेगेटिव आयॉन्स, यहाँ पर लिखो पॉजिटिव आयॉन्स, यहाँ पर लिखो सॉल्यूबिलिटी। अगर सॉल्यूबिलिटी लो होगा तब जाके प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, अगर सॉल्यूबल होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। पहला, ऑल नेगेटिव आयॉन्स, ठीक है। ऑल नेगेटिव के आयन के साथ अगर पॉजिटिव आयन जुड़ता है लिथियम का, ठीक है, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम नहीं, एमोनियम का, ठीक है, तो इनके अलावा जितने भी पॉजिटिव आयन जुड़ेंगे नेगेटिव आयन के साथ तब तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। लेकिन अगर ये जुड़ गए तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, तब सोल्यूबल हो जाएगा। सोल्यूबल मतलब नो प्रेसिपिटेट, ठीक है। सोल्यूबल मतलब नो प्रेसिपिटेट, ठीक है। कोई सा भी नेगेटिव आयन ले लो, कोई सा भी नेगेटिव आयन मतलब नॉन मेटल का आयन, उसको तुम पॉजिटिव आयन के साथ मिक्स करो, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने लिया कॉपर नहीं, सपोज़ मैंने लिया कॉपर, और यहाँ पर नेगेटिव आयन लिया मैंने Cl2, ये क्या है? ये भी प्रेसिपिटेट है, दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट, कुछ भी प्रेसिपिटेट, कलर में मुझे नहीं पता भाई, मैं भूल गया, ठीक है, लेकिन होगा। तो इनको छोड़कर जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे अगर वो नेगेटिव आयन के साथ मिक्स करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, सपोज़ मैं आपको बताया CuCl2 AlCl3, ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स हैं, ओके, ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स हैं। कुछ सॉल्व भी होते हैं कभी कभी। इसके बाद है नंबर 2 पर Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनके साथ अगर सिल्वर का, लेड का, मरकरी का और कॉपर का आयन, कॉपर 2+ नहीं, कॉपर का आयन जुड़ता है, ठीक है, अगर जुड़ता है तब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म। लो सॉल्युबिलिटी मतलब प्रेसिपिटेट, ओके। लो प्रेसिपिटेट मतलब लो सॉल्युबिलिटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। जैसे कि देखो, लेड और ये आयोडाइड PbI2 क्या था, हमने पढ़ा, वाइट प्रेसिपिटेट, याद है। फिर AgCl वाइट प्रेसिपिटेट, याद है, हाँ। तो ये सब के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। इसका और एक चार्ट लिखो। इनके अलावा, इन आयन्स के अलावा और अगर कोई पॉजिटिव आयन होता है, रिमेनिंग अदर्स, तब प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, तब सॉल्यूबल होगा, ठीक है, तब सॉल्यूबल होगा। ओह सॉरी, मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है। मतलब इनके साथ, इनके अलावा अगर दूसरा कोई पॉजिटिव आयन इनके साथ जुड़ता है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। बस इनके साथ यही कुछ गिने चुने पॉजिटिव आयन्स हैं जो इनके साथ अगर बॉन्ड में बनेंगे, आपको दिखेंगे, मतलब वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये कुछ चार्ट है, इसे याद रखने का टेक्निक है ये सब। नंबर 3 पर है हाइड्रोक्साइड। इसके साथ कौन कौन से बनने के बाद प्रेसिपिटेट होगा या फिर नहीं होगा, देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एमोनियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनके अलावा ये जब OH के साथ जुड़ेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनके अलावा रिमेनिंग अदर्स अगर जुड़ते हैं तब वो बनेंगे अपना प्रेसिपिटेट। रिमेनिंग अदर्स
तब लो सॉल्युबिलिटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ इनके अलावा सपोज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनेगा, ये अपना प्रेसिपिटेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या है अपना, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है ना। नंबर 4 पर है नाइट्रेट। नाइट्रेट के साथ जितने भी पॉजिटिव आयन जुड़ जाए हमेशा सॉल्यूबल ही हो जाता है वो, मतलब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता नाइट्रेट के साथ, ठीक है। नाइट्रेट बेचारा भाई, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता इसके साथ, ठीक है, बेचारा नाइट्रेट, इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कोई इनसॉल्यूबल बन नहीं सकता, हमेशा सॉल्यूबल ही बनता है ये। फिर 5 नंबर पर है फॉस्फेट, PO4 3- और है कार्बोनेट। इनके साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और एमोनियम जब जुड़ते हैं तब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, ओके। लेकिन जब इनके साथ बाकी इनके अलावा जितने भी जुड़ेंगे पॉजिटिव आयॉन्स तब हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट होंगे, लो सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल इनको छोड़कर सपोज कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या है, ये भी एक प्रेसिपिटेट है। जैसे कि इन मेटल्स को छोड़कर, इन पॉजिटिव आयन्स को छोड़कर सपोज कॉपर फॉस्फेट, ठीक है, कॉपर फॉस्फेट। तो कॉपर फॉस्फेट भी एक प्रेसिपिटेट होगा अगर ये दोनों इसके साथ जुड़ते हैं तो। कार्बोनेट का भी सेम ही है, सपोज़ कॉपर कार्बोनेट, ये भी प्रेसिपिटेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये भी एक प्रेसिपिटेट, ओके, जस्ट लाइक दैट। हो जाएगा इसमें, ठीक है, और जगह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर पर है सल्फेट। सल्फेट के साथ जब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लेड का जो आयन जुड़ता है तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ओके। लेकिन इनके अलावा, इन 4 आयन्स के अलावा किसी और आयन के साथ अगर सल्फेट का जोड़ी बन गया, ठीक है, तब वो जोड़ी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। रिमेनिंग अदर्स वो बन जाएगा सॉल्यूबल, मतलब नो प्रेसिपिटेट, ओके। तो जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, ये एक प्रेसिपिटेट है। स्ट्रोंशियम सल्फेट, ये भी एक प्रेसिपिटेट है। बेरियम सल्फेट, ये भी प्रेसिपिटेट है, हमें पता है ये बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का, है ना। फिर लेड सल्फेट, ये भी एक प्रेसिपिटेट है। इनके अलावा अगर सोडियम सल्फेट हुआ, ये प्रेसिपिटेट नहीं है जी। पोटेशियम सल्फेट, ये भी प्रेसिपिटेट नहीं है जी। कॉपर सल्फेट, ये भी प्रेसिपिटेट नहीं है जी, ओके। तो ये 4 आपको याद रखना है भाई, देखो ये 4 आपको याद रखना है। मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको अपने कॉपी में लिख लो, ताकि कोई सा भी इक्वेशन आपको दिखे चुटकी बजा के बता सकते हो भाई नहीं ये इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, और इसमें हो रहा है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और या दिस चैप्टर इज़ नाउ फिनिश्ड, वी कैन से। बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, एक्चुअली बहुत लेंदी चैप्टर था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप कि आपको अभी कोई डाउट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, और अगर ऐसा कुछ टॉपिक है जो मेरे एक्सप्लेनेशन से छूट गया हो तो आप बता सकते हो। और यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है मेरा, ये फ्लशिंग होगा, फ्लशिंग नहीं,
यहाँ पर एफ होगा, ये फ्लशिंग द फूड आर्टिकल्स सॉरी। तो अच्छा हाँ, ये मैं बता देता हूँ अभी। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, इनका एक एग्जांपल भी है जो सबसे मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, ये इसका जो नाम है वह मैं आपको बता देता हूँ। आई गेस के एनसीईआरटी में वो लिखा नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसका एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, इसका एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है BHA। इसका एग्जांपल है BHA। फुल फॉर्म तो भाई बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ब्यूटिलेटेड ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर एनिसोल, ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। और दूसरा है BHT। इसका भी सेम है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, लेकिन इसमें टी की जगह टी के लिए है टोलून, क्या नाम है इसका भाई, ट्यूलिन, ठीक है, ट्यूलिन ठीक है, ट्यूलिन ओके। तो भाई यही है। मैं ये अचानक से मैं देखा तो अच्छा हुआ मैं देख लिया, आपको मैं बता दिया। तो एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन ओके, टोलिन। बस इतना ही है, और कुछ तो मैंने मिस नहीं किया है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट आई नो थोड़ा सा टफ होता है वो पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा ब्रीफली एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है ओके। तो आपको समझ के पढ़ना है और अच्छे से डिफरेंट बुक्स फॉलो करना है। पहले आपको एनसीईआरटी ख़त्म करना है, फिर जाके आपको डिफरेंट बुक्स को फॉलो करना है, उनसे नॉलेज लेना है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप वो वाला बुक फॉलो कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो वो वाला बुक कैसा है, अच्छा है भाई, मुझे अच्छा लगा वो बुक तो मैं वो चेकआउट करूँगा, है ना। ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अभी भाई बोर्ड में हो भाई, अभी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है ना, तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि भाई इसके बाद अगर आपने मौका गंवाया तो ये बाकी जो मौका फिर से कब मिलेगा ये भगवान ही जाने ओके। मैंने कुछ एडवांस भी करवा दिया था आपको, मैंने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। मैंने इसमें ज़्यादा डीपली बात नहीं किया डेफिनेशन को लेकर, ठीक है, बिकॉज ये एडवांस लेवल की बातें हैं, इसमें ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। आप बोलोगे भाई अरे ऑक्सीडेशन नंबर यह था भाई, क्या था, फिर आप अपने क्लास 10 के जो चीज़ें हैं वही भूल जाओगे, ठीक है, वही भूल जाओगे आप। इसलिए मैंने बताया नहीं आपको ज़्यादा डीपली, ज़रूरत भी नहीं है बताने की, ज़रूरत क्या है, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही एनफ है ओके, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही एनफ है, ठीक है। अगर आपको एनफ नहीं लग रहा है तो आप दूसरा बुक फॉलो कर सकते हो ओके, इट्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है, ये मुझ पर निर्भर नहीं करता। अगर आपको सीखने का आपका विश है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप सीख सकते हो, रेफरेंस बुक चेक कर सकते हो, इसमें मैं आपको दखलंदाज नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वेरी एक्साइटिंग चैप्टर था ये, वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर था ये, सबसे इन्फॉर्मेटिव चैप्टर, मतलब सबसे इन्फॉर्मेटिव नहीं, मतलब सारे चैप्टर इन्फॉर्मेटिव है, सिर्फ एक को बोलने से तो भाई बाकियों को भाई दुख लगेगा, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर है तो भाई बता सकते हो, पूछ सकते हो भाई, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तभी तो मैं अपने कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रखता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं ऑफ़ करता नहीं, बिकॉज हो सकता है किसी का डाउट हो सकता है, वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर वो रिकमेंड कर सकता है कि भाई मुझे और एक वीडियो आप मुझे बना के दो, उसमें मुझे थोड़े से ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर कर दो, थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूँ आप सबको बताने के लिए, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अगर आपको ये चैप्टर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ठोको, और अगर चैप्टर्स ऐसे ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन सबको चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो,
क्योंकि नहीं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगे। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो मिलेगा कैसे, है ना। तो नोटिफिकेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भाई, और तो कोई चारा है नहीं। ऐसे मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, बिकॉज भीख मांगे कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अगर आपका इच्छा है तो आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपना कंटेंट इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भाई लगे हाँ भाई इस बंदे ने अपना कंटेंट को इम्प्रूव किया है, ठीक है। उसने जो उसके जो फिर ड्रॉबैक्स हैं उसने उस ड्रॉबैक्स को फिर से एक ठीक ठाक कर लिया है। तो तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मेरा जो टीचिंग है वो एनफ है, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा कि मैं लाइक करो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, वन ऑफ द वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।